वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। देखे क्या आगे क्या होता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है। रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक कविता है और कृष्ण की चेतावनी इस कविता का नाम एक सर्ग है। असल में इस कविता के पीछे कारण क्या है भाई, अगर मैं इतना कविता सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं इतना, तो कारण तो होगा कुछ। कारण इसलिए है क्योंकि राजनीति, झारखंड की राजनीति को जो करीब से जानते हैं, बहुत समय से देख रहे हैं। आज के समय में बहुत नेता निकल गए हैं, नेता आ रहे हैं, और ये झारखंड के लिए अच्छा है कि हर समुदाय, हर वर्ग की बात हो रही है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मैं उस समय अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। उस दौरान मुझे फेसबुक पर एक लड़के को मैं फॉलो करता था। वो लड़का कभी गढ़वा घूमता नजर आता था, कभी नजर आता था वो सारंडा के जंगलों में घूम रहा है। आज के लोग आपको किस नजर से देखते हैं, क्या सोचते हैं, तो पता नहीं मुझे। ये पता होगा तो भी मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं संजय मेहता को देखता हूं एक मस्त लड़का, अपनी धुन में मस्त रहता था। मतलब मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़, एक बदलाव का वाहक, बदलाव का साक्षी। सारंडा के जंगलों में अकेला घूम रहा है, गढ़वा में अकेला घूम रहा है, डाल्टनगंज में जहां फ्लोराइड से लोग परेशान है, वहां पर संजय मेहता अकेला घूम रहा है। तो मतलब उस समय संजय मेहता के दिमाग में क्या चलता था, ये पागलपन क्यों था? दरअसल आप ये जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ये जो अतीत में बीते हुए पल हैं, वो एक पागलपन नहीं था। दरअसल समझने की मतलब मैं कोशिश की थी। कंफर्टेबल हो जाता हाँ हूँ जी ना। जी बिल्कुल, समझने की कोशिश थी कि असल में झारखंड है क्या। हम लोग तो हमेशा बचपन से ये पढ़ते आए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन झारखंड के संदर्भ में जब डाइवर्सिटी को आप देखेंगे तो बड़े लेवल पे एक डाइवर्सिटी है। जैसे कोल्हान हो, पलामू हो, या फिर संथाल हो, या उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर हो, पूरे स्टेट के अंदर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर, परंपरागत आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। उसी को समझने की कोशिश थी कि पश्चिमी सिंहभूम का बड़ा नाम सुनते हैं, आयरन ओर का नाम देखते हैं कि अगर जब भी आता है तो चीरिया माइंस, सेल, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सारंडा। तो फिर लगता था कि साल वृक्षों का सबसे बड़ा एशिया का जंगल झारखंड में कभी गए नहीं है, ऐसा क्या है। सुनने में आता था कि जयराम रमेश जी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, शायद ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास मंत्री, मंत्री। बिल्कुल उन्होंने गोद भी लिया था। हाँ, तो वो सारंडा को गोद लिए थे। उस वक्त ऑपरेशन एनाकोंडा हाँ, चला था, एनाकोंडा चल रहा था, पीएलएफआई तमाम इन अखबार संगठनों में का। पढ़ते थे हम हाँ, लोग। तो बड़ी जिज्ञासा होती थी कि ऐसा क्या है। तो हम लोग क्या किए कि अपने 3 दोस्तों को मनाए, 4 दोस्तों को बोले, उस वक्त तो कार वार थी नहीं, तो बाइक ही उठाए हम लोग रांची से, और हम लोग चले गए। तो चले गए तो रास्ते में बारिश होने लगी। अच्छा। तो हमने देखा कि 4 खंभों पे एक टीन का कुछ रास्ते में बना हुआ था, तो हम लोग वहां पे रुके। तो हमने क्या किया था कि उस वक्त उस एरिया के जितने इलेक्टेड मुखिया थे, उसे पंचायती राज से आरटीआई के माध्यम से वो डेटा निकाल लिया था अच्छा। कि कम से कम मुखिया से हम जाएंगे तो बातचीत करेंगे, किसी पंचायत में जा रहे हैं तो मुखिया से तो बात करनी होगी। तो मैं किरूबुरु गया, मेघातुबुरु गया, टोंटो गया, बड़ा जांदा गया, गोवा का एरिया गया, मतलब पश्चिम सिंहभूम के तमाम एरियाज में घूमा। घूमने के बाद मैंने देखा कि एक अलग तरीके की दृश्य, मतलब जा रहा हूं तो जंगलों में पत्तों से बना हुआ घर है, कच्चा मकान है, बच्चे खाली बदन है, पेट फूला हुआ है, कुपोषित हैं, महिलाएं एनीमिक हैं, महिलाएं गर्भवती हैं, लेकिन कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, दूर जंगलों में रह रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये तो एकदम अलग भारत है। तो पूरे तस्वीरों को कलेक्ट करके, उनके रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके, आज भी अभी आप गूगल करेंगे संजय मेहता सारंडा, तो आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे गूगल में।
उसमें आप देखिएगा कि मैंने कई सारे रिपोर्ट्स उस वक्त लिखे। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को भेजा। मेरा एक मित्र है जो इस वक्त लॉस एंजलिस टाइम्स में मुंबई ब्यूरो को देखते हैं, तो मैंने उनको भेजा कि इस तरह से झारखंड की स्थिति, इसको देखिए कहीं इंटरनेशनल मीडिया में आप दे सकते हैं। तो उन्होंने एक अमेरिकन मीडिया को उसको भेजा, तो वो पब्लिश्ड हुई और वो पूरे रिपोर्ट्स को कंपाइल करके मैंने केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को भेजा। और उस वक्त मुझे याद है जुएल उरांव जी केंद्रीय जनजातीय, हाँ, तो उस पर कुछ एक्शन हुआ। तो बाद में मेरा मुख्य उसमें फोकस यही था कि यहाँ के बच्चे कुपोषित हैं और इस पर काम नहीं हो रहा है। तो मैंने उसमें यूनिसेफ का डेटा भी दिया कि यूनिसेफ की रिसर्च रिपोर्ट भी ये कहती है कि यहाँ के बच्चे कुपोषित हैं। तो उस वक्त ऐसा कुछ राजनीति का कुछ ऐसा नहीं था, बस लगता था कि कुछ कर पाए गरीबों के लिए, और ये कुछ करने की लालसा ही जंगल जंगल मुझे भटकाती थी। जब शाम हो जाता था तो अब कहाँ रुकना है, तो चूंकि वहाँ हो ट्राइब्स हैं तो काफ़ी प्यारे होते हैं वो लोग, तो आसपास के ही 2-3 लड़कों से दोस्ती हुई और उन लोगों को भी हम लोग साथ में लेकर के चलते थे कि आप लोग बातचीत करके नोट करके दीजिए, क्योंकि मैं जानता नहीं था हो। तो रात जहाँ होती थी तो उसी इलाके में किसी के घर पे हम लोग रुक जाते थे। अच्छा, हाँ, और कहीं भी रुके? हाँ, खाना वाना वहीं पे हम लोग खाते थे। तो चूंकि रिपोर्ट्स लिखना होता था, फेसबुक पे कुछ पोस्ट करना होता था, तो इंटरनेट नहीं चलता था। तो जियो का एक छोटा सा वाईफाई डिवाइस होता था। अच्छा, जियो फाई? हाँ, जियो फाई। हाँ। तो उसको हम लोग जगन्नाथपुर आकर के चार्ज करते थे। अच्छा। और जब बारिश होती थी तो पानी के का जो बॉटल होता है, खाली बॉटल, तो उसको बीच से काट करके उसमें उसको डाल देते थे और उसको पूरा पैक कर देते थे और उसको रस्सी बांध करके पूरे पेड़ में ऊपर लटका देते थे ताकि इंटरनेट हम लोग एक्सेस कर सकें। फिर वाईफाई से इंटरनेट एक्सेस करके उसको फेसबुक पर पोस्ट करते थे। तो बहुत सारी वहाँ की यादें हैं, कहानियाँ हैं। और मुझे अभी याद है, मैं भी कोई घर जाऊँगा तो कई लोग मुझे मिलेंगे, घर में खिलाएंगे, रुकाएंगे, आतिथ्य देंगे, सत्कार देंगे, क्योंकि उधर बहुत लोगों को ये लगा था कि हम कुछ करने आए हैं, कि जीवन को उठाएंगे, लेकिन अकेला आदमी क्या कर सकता है जब तक सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बड़ा मतलब आपको मैं सुनने का मन और कर रहा है, लेकिन कमोबेश हम लोग लगभग आसपास के ही हैं। हाँ। जिस उम्र में आप सारंडा घूम रहे थे उस समय मेरा इंटरेस्ट था कि भाई अच्छी अच्छी लड़कियों के जो कॉन्टेक्ट है उसमें या तो मेरा नंबर है या मेरे कॉन्टेक्ट में उनका नंबर है। तो मतलब ये फोकस चेंज क्या देख करके, मतलब हम लोग भी तो झारखंड के युवा थे, हमारा भैया तो बढ़िया नौकरी मिल जाए, खूबसूरत सी बीवी मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए, पापा मम्मी भी खुश रहे, बस इतना ही था। झारखंड बदलने का जो सोच है ऐसा कुछ तो कभी रहा नहीं। आपका कैसे अचानक, मतलब उस समय कैसे था? ये दौर था 2016-17 के बीच का। तो उस वक्त क्या था कि मेरा बहुत ये शौक रहता था कि मैं खूब लिखूं और खूब पढ़ूं। तो खूब लिखने और पढ़ने की भूख, कुछ भी आप लिखेंगे तो कंटेंट आपको चाहिए, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मुझे लगता था कि बोकारो का एक अलग ज़िंदगी है, जमशेदपुर एक अलग तरीके का जगह है, धनबाद एक अलग है, रांची एक अलग तरीके का जगह है, बट इससे 100-150 किलोमीटर की दूरी की जो ज़िंदगी है पूरी अलग है। हाँ, उसको थोड़ा दुनिया जाने, और इसी कारण से उन जंगलों में घूमने का एक शौक आया। मतलब आप कह सकते हैं कि जानने की भूख, सीखने की भूख, समझने की भूख, यही जो है मुझे ले गई। मैं कहीं भी गया, मैं तो मतलब दुर्बुक घाटी में जब गया उधर लेह लद्दाख की तरफ, तो उधर भी मैं टूर पे गया, लेकिन लिखने पढ़ने लगा कुछ दिन तक। एक बार उधर भी मेरी गाड़ी फंस गई, तो फिर वहीं पे किसी एक लोकल आदमी ने मुझे रुकाया। तो ये भूख अभी भी है। और मेरा एक सबसे बड़ा मतलब कहिए कि ये जिंदगी का हासिल है कि आप कह रहे हैं कि संजय मेहता को मैं छोड़ रहा हूँ और आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, और खाना खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, और आपको अपनी ज़िंदगी चलानी है। तो मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि मैं पूरा झारखंड घूम जाऊँगा, रुकने और खाने की दिक्कत, झारखंड के देश के बाहर भी मुझे रुकने और खाने की दिक्कत नहीं होगी। कोई मतलब इतनी कम उम्र में अगर कोई ये लड़का अगर ऐसा कह रहा है तो गजब की बात है। बहरहाल चलिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात थी। अब एंशिएंट हिस्ट्री के बाद अब मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। अब आते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा। हर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। हमारे पत्रकार बिरादरी में होती है कि मैं लार्जर देन लाइफ जीवन जीऊं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे जन्मदिन पर हमारी फोटो पोस्ट करके करें, हर दिल अजीज पत्रकार अभिषेक भारती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
सबको लगता है कि नहीं हमारा मतलब मेरी खबर का असर हुआ, मुख्यमंत्री ने खुद बोला, फलाना मंत्री ने मुझे फोन कर दिया, हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। संजय मेहता की भी तो कुछ महत्वाकांक्षा होंगे। महापुरुष और पुरुष के बीच का अंतर, मैं समझता हूँ अभी हम लोग पुरुषत्व में ही महापुरुषता में नहीं पहुंचे। जी जी कुछ महत्वाकांक्षा है। अब आप जानना चाहेंगे क्या है? क्या है? महत्वाकांक्षा का जब आप पैरामीटर तय करते हैं तो एक तो ये है कि आप बहुत हाईली एम्बिशियस हैं क्या, बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी हैं क्या, या फिर किसी चीज़ को बहुत अच्छे ट्रैक से हासिल करना चाहते हैं। मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जिस पॉइंट पे जाकर के हम बड़े स्केल पर डिलीवर कर सकते हैं उस जगह पर जाएं। मतलब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का जो अपना फलक है वो कैसे व्यापक हो सकता है और उसके लिए किसका पार्ट बन सकते हैं और कैसे इसको डिलीवर कर सकते हैं, इसी पर मेरी पूरी सोच रहती है। तो मेरी महत्वाकांक्षा ये है, पहले तो ये रही कि चलो तैयारी करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे। तो आप तो जानते हैं कि यूपीएससी एक बड़ी कठिन परीक्षा है, वो हो नहीं पाया। झारखंड को जब समझे तो लगा कि यहाँ की सियासत में एक बड़ी शून्यता है। अच्छा। और कुछ नया नहीं हो रहा है। झारखंड बनने के 2 दशक के बाद भी अभी भी कुछ नए लीडरशिप सामने नहीं आ पा रहे हैं। परिवारों का ही बोलबाला अभी तक है तमाम क्षेत्रों में, आप देखिए। तो फिर वही लगता है कि 4 फरवरी 1973 को जेएमएम लोग बनाते हैं। इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता, पुरानी पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम इतने दल हैं, लेकिन नए चेहरे नजर नहीं आते हैं। सब बेटा बेटी, पति पत्नी, परिवार, पूंजी, यही चलता है। तो फिर लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो 19 में आप जानते ही हैं। हाँ ठीक है। तो हमने कहा आप वालों से कि मुझे इच्छा हो रही है कि लगता है लड़ना चाहिए चुनाव। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने टिकट दे दिया, तो लड़ लिए। तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे संजय मेहता लड़ा था चुनाव 2019 में, कहाँ वोट लाया था। बट ये नहीं देखते हैं कि 2019 में वो सबसे युवा प्रत्याशी था 81 विधानसभा का, और वो विधानसभा चुनाव लड़ा तो कम से कम 25 साल की उम्र में। 2014 में इस तरह से नहीं कर सकते थे, उम्र नहीं थी। 2019 में 25 साल की उम्र हुई, तो वो क्राइटेरिया है एलिजिबल होने की, वो फुलफिल किया तो इलेक्शन लड़ा। तो इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन ही 15-18 दिन में लड़ा था। तो 15-18 दिन में बड़े बड़े महारथियों के बीच, हाँ, तो वो एक परिस्थिति बनी कि बस हाँ यूं ही नॉमिनेशन करके लड़ गया। अरे कोशिश तो की। हाँ, कोशिश तो की, बट इसको लोग नेगेटिव सेंस में प्रचारित करते हैं। तो मैंने कभी इस पर कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। नहीं, आपने बहुत चीजों पे क्लैरिफाई नहीं किया। मैं बोलता ही नहीं हूँ। इसीलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ। मेरे ऊपर कितना भी कोई आरोप लगा दे, प्रत्यारोप करे, कुछ भी करे, मैं उसको बस ऐसे ही दरकिनार कर देता हूँ। मेरे ऊपर कई हमले हुए कुछ दिनों में, मैंने कहीं कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ। और दूसरी बात कि आपको लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। आप जब ये जान रहे हैं, अगर आपकी आंतरिक आत्मा इस बात को जान रही है कि आप गलत नहीं हैं। लोग मुझे कहते हैं यार संजय मेहता इतना कुछ करता है, उसके चेहरे पे सिकन नहीं रहती, हमेशा मुस्कुराता रहता है, स्माइल करता रहता है, हाँ, हंसता रहता है, तो इसको टेंशन क्यों नहीं होता? ये बहुत लोगों ने मुझे ये बताया कि मतलब वो हंसता रहता है हमेशा। क्यों हंसता रहता है, ये भी लोगों के जहन में इसका सवाल है। क्यों है, बताइए आज। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको एक इनर चेहरे नजर नहीं आते हैं। सब बेटा बेटी, पति पत्नी, परिवार, पूंजी, यही चलता है। तो फिर लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो 19 में आप जानते ही हैं। हाँ ठीक है। तो हमने कहा आप वालों से कि मुझे इच्छा हो रही है कि लगता है लड़ना चाहिए चुनाव। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने टिकट दे दिया, तो लड़ लिए। तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे संजय मेहता लड़ा था चुनाव 2019 में, कहाँ वोट लाया था। बट ये नहीं देखते हैं कि 2019 में वो सबसे युवा प्रत्याशी था 81 विधानसभा का, और वो विधानसभा चुनाव लड़ा तो कम से कम 25 साल की उम्र में। 2014 में इस तरह से नहीं कर सकते थे, उम्र नहीं थी। 2019 में 25 साल की उम्र हुई, तो वो क्राइटेरिया है एलिजिबल होने की, वो फुलफिल किया तो इलेक्शन लड़ा। तो इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन ही 15-18 दिन में लड़ा था। तो 15-18 दिन में बड़े बड़े
महारथियों के होता बीच। हाँ, तो वो एक परिस्थिति बनी कि बस हाँ यूं ही नॉमिनेशन करके लड़ गया अरे था। कोशिश तो की। हाँ, कोशिश तो की, बट इसको लोग नेगेटिव सेंस में प्रचारित करते हैं, तो मैंने कभी इस पर कुछ क्लैरिफाई नहीं किया। नहीं, आपने बहुत चीजों पे क्लैरिफाई नहीं किया मैं बोलता ही नहीं हूँ। इसीलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ। मेरे ऊपर कितना भी कोई आरोप लगा दे, प्रत्यारोप करे, कुछ भी करे, मैं उसको बस ऐसे ही दरकिनार कर देता हूँ। मेरे ऊपर कई हमले हुए कुछ दिनों में, मैंने कहीं कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ। और दूसरी बात कि आपको लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। आप जब ये जान रहे हैं, अगर आपकी आंतरिक आत्मा इस बात को जान रही है कि आप गलत नहीं हैं। लोग मुझे कहते हैं यार संजय मेहता इतना कुछ करता है, उसके चेहरे पे सिकन नहीं रहती, हमेशा मुस्कुराता रहता है, स्माइल करता रहता है। हाँ हंसता रहता है, तो इसको टेंशन क्यों नहीं होता? ये बहुत बहुत लोगों ने मुझे ये बताया कि मतलब वो हंसता रहता है हमेशा। क्यों हंसता रहता है, ये भी लोगों के जहन में इसका सवाल है, क्यों है बताइए आज। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन लाना होगा आत्मीय तौर पर। और मैं बड़े अंदर से ये बात कह रहा हूँ, मतलब अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मेरे जीवन में एक ही रूल है कि अगर आपको इनर सेटिस्फैक्शन आ रहा है कि आपने ये गलत नहीं किया, आपने जो किया है वो सही मैं किया है, सही हूँ, और सच से आप वाकिफ हैं, आपकी आत्मा जान रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। और यही कारण है कि बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियां आई, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं हुआ। ये कभी मुझे विचलित करता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका आभास हो जाता है। दूसरा बात कि ये भी पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, इसका थोड़ा मतलब एक आभास हो जाता है। तो ये एक है ये विचलन वाली बात जो है इस पे आऊंगा मैं जी। अभी। आपने बहुत अच्छा मतलब बात कही कि आपने देखा जेएमएम को देखा 73 में बना, कांग्रेस को देखा, मतलब बीजेपी का नाम लेना भूल गए। नहीं लिया मैंने, अच्छा लिया लिया आपने, तो मेरे से मिस्टेक हुआ जी। हाँ, मतलब मुझे लगा हो सकता है। अब विचलन की बात, कुछ लोगों ने कहा कि संजय मेहता माफ कीजिएगा, संजय मेहता विचलित होकर के ही जयराम का साथ छोड़ गए। अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूँ, चूंकि इस पॉइंट पे आए हैं, मैं नहीं आना चाहता था। होता क्या है कि जब आप बहुत ही ब्रॉड विजन के साथ किसी मिशन पर निकलते हैं और वो नैरो हो जाए, और वो पूरा जो वातावरण है उसमें बहुत संकीर्ण माहौल बन जाए, तब आपको कोई निर्णय लेना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी है कि किसी एक ऐसे जगह पर पहुंचूं जहां पर सोसाइटी को बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकूं, बदलाव ला सकते। हाँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी तरीके से एकदम कोई लस्ट है कि सांसद विधायक बन जाना है, इसका कोई और रास्ता हो सकता है। फिलहाल इस रास्ते को हम लोगों ने चुना है, चुनाव लड़े हैं। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि विचलित होकर के वहां से छोड़ दिया, विचलित होकर के नहीं, परिस्थितियां जो थी वो बहुत संकीर्ण हो गई। क्या परिस्थिति है? हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि इतने बड़े विजन के देखने बाद ये पता चला कि 24 सालों के बाद लीडरशिप का स्किल साधारण घरों से नहीं निकल पा रहा है। और मेरी ये कोशिश थी कि जब इतना बड़ा संगठन बना है तो कोई दलित समाज का भी लड़का दहाड़े, कोई आदिवासी समाज का भी लड़का दहाड़े, कोई ओबीसी समाज का और लड़का दहाड़े, कोई जनरल समाज का भी लड़का दहाड़े, कोई मुस्लिम समाज का लड़का भी दहाड़ता हुआ दिखे, और 10, 15, 20, 25 ऐसे चेहरे आए जिसको लोग कहे कि नहीं, इस संगठन में इसके अलावा और भी इतने चेहरे हैं। लेकिन अभिषेक जी, ईमानदारी से आप बताइए, आप पूरे झारखंड की राजनीति पर नजर रखते हैं, आंदोलनों पर भी नजर रख रहे हैं, कौन से और चेहरे वहां से आपको लगता है कि निकल करके सामने आए हैं? कोई नहीं। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में कोई गलती को आप स्वीकार करते हैं कि उभारा जा सकता था, जो नहीं हो पाया 3 सालों में, 2.5 सालों में? यही कारण था। तो ये बातें आपने पार्टी के अंदर फोरम में रखी थी? बिल्कुल, सेकंड लाइन की लीडरशिप पे मैं लगातार फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको ये दिखा दूंगा, कभी आप बोलेंगे तो ऑफ दी कैमरा दिखाऊंगा कि कई बार इस सुझाव को हमने दिया कि सेकंड लाइन की लीडरशिप को क्रिएट करना होगा। दूसरे लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि उनके भी समाज का प्रतिनिधित्व उसी रूप में है जिस तरीके से हमारे लोग संगठन में। ये चीजें नहीं हो पा रही थी। अभी मैंने किसी से कहा था, तो मैं जा रहा हूँ संजय भाई का इंटरव्यू करने, तो बोले कौन संजय? तो संजय मेहता। कौन? वो जो कुर्मियन का दुश्मन है, कुर्मियन का दुश्मन है, वही। तो मतलब अगर इस तरीके का माइंडसेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है संजय मेहता जी कि आपका या तो कम बोलना, बहुत संयम से बोलना, और जब आपने एक जगह छोड़ी, कहते हैं कि
एन एग्जिट इज एंट्रेंस समवेयर एल्स, कहावत है। तो आपको उस समय क्लैरिफाई करना चाहिए था कि वो क्या चीजें हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, या महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये भी संभव है, इंसान है, बहुत चीजें ये सब संभव है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई देवेंद्र महतो के साथ स्टेज शेयर करते हैं जेएसएससी वगैरह में, कुछ लोग कहते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी से भी इनकी बात होती है, पार्टी को अंदर से तोड़ने की कोशिश है, एक कौम विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। हम जो है मतलब ऐसा हम अगर सच्चाई बयां कर देंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहरहाल ठीक है, वो सब बिलो द बेल्ट वॉर करना भी नहीं है, और संजय मेहता के बारे में मैं जानता हूँ वो सब वो करते भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सही समय पर आपको भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत थी, जो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लैक कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात समझिए, क्लैरिफाई किसको करेंगे? कोई ऑथेंटिक पर्सन अगर बोले, जिम्मेवार आदमी बोले, जिसकी कोई एक्सेप्टेंस हो, या जिसकी कोई से कुछ अवसर मिल गया, हाँ, हम लोग पढ़ लिए, सही है। अगर ये तार्किक स्तर पर पहुंचने का अवसर और लोगों को मिलता तो वो वहां पर ये बात नहीं कहता। तो मुझे ये नहीं लगता है कि जो लोग, अगर आप कह रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में गाली देंगे, वो व्यक्तिगत तौर पर वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है। ये एक सामाजिक असफलता है कि समाज में इतने बड़े स्तर पर हेट स्पीच को स्वीकार्यता कैसे मिल रही सही है। बात, तो ये तो समाज की असफलता हो गई। सही। किसी भी समाज में हेट स्पीच को स्वीकार्यता मिलना एक, मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है। बहुत गजब आदमी है। मतलब मैं आपके साथ बैठूंगा तो मैं 2.5-3 घंटे का इंटरव्यू करूंगा, समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब, चूंकि समय जो है वो कह रहा है कि नहीं हमें इतना ही देर का करना है, लेकिन बातचीत होने लगेगी। तो एक और सवाल मैं अभी जानना चाह रहा हूँ, संजय मेहता झारखंड का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मतलब कौन सी पार्टी को देख रहे हैं कि उसमें कम से कम झारखंड की 10% भी विकास करने की क्षमता है, जितनी पार्टियां भी है? क्योंकि आज तो आपके पुराने साथी ने माफ कीजिए, आज तो आपके पुराने साथी ने 6 सीटों पे अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है। जी, तो उनको शुभकामनाएं हैं, वो लोग लड़े। देखिए क्या है, मेरा सोच सिर्फ इतना ही है कि जो भी झारखंड की राजनीति में है, झारखंड को डिलीवर कीजिए, अल्टीमेटली झारखंड के लोगों को फायदा नहीं तो पहुंचना आपको चाहिए। तो आपकी सोच तो किसी को बीजेपी पसंद होगी या जेएमएम पसंद होगा, कांग्रेस पसंद होगा। मैं मानता हूं ये कि क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल बेहतर होते हैं, लेकिन झारखंड में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो नेशनल अलायंस के फोल्डर में जाकर के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि जब राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ने वाले राजनीतिक दलों के साथ आप खड़े हो गए तो झारखंड के जो मुद्दे हैं वो प्राथमिकता से गौन हो जाएंगे, और यही कारण है कि ये डिग्रेडेशन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का हुआ है। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से एक उम्मीद की जा सकती है, लेकिन तब जब वो ये ताकत दिखाएं कि ये हमारा विजन है, ये हमारी पॉलिसी है, और हम लोग अलग होकर के अकेले ये काम करने में सक्षम हैं। मैं अभी एक दिन पहले दिल्ली में था, मैं अभी दिल्ली से लौट ही रहा हूँ, तो दिल्ली में झारखंड के विषयों पर ही एक चर्चा परिचर्चा हो रही थी कि किस तरीके का झारखंड का मैनिफेस्टो होना चाहिए 2024 में। प्रभात खबर की बुक लॉन्चिंग थी, आप लोगों को मालूम होगा, उस कार्यक्रम में भी वहाँ पर जाना हुआ। तो उसमें हार्वर्ड से भी लोग आए थे, कुछ और लड़के थे जो झारखंड के ही हैं और पढ़े हैं दुनिया के अलग अलग संस्थानों में, कुछ दिल्ली के ही थे, जेएनयू के थे, डीयू के थे। तो वहाँ पर यही बात हुई कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि झारखंड के जो नौजवान हैं, जैसे सीजीएल का मैटर आप देख रहे हैं, जेपीएससी देख रहे हैं, पीजीटी देख रहे हैं, इन सब जगहों पे जो एक बड़ा लूप होल्स है, जो नौकरियां हैं झारखंडी नौजवानों को नहीं मिल पा रही हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, 3rd-4th ग्रेड की नौकरी नहीं मिल पा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए। अल्टीमेटली रोजगार पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर अगर हम लोग काम कर लें तो झारखंड का एक बड़ा रिफॉर्म हो सकता है। बहुत एक आखिरी और सवाल पर सवाल निकलते जा रहे हैं। संजय मेहता के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? स्थानीयता की परिभाषा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आदिवासियों का उत्थान, सरना धर्म कोड, मतलब आपको क्या लगता है सबसे प्राइमरी जो है प्राइम फेसी कौन से मुद्दे पर फोकस करना चाहिए? विस्थापन, पुनर्वास, रोजगार। विस्थापन एक बड़ा मसला है, विस्थापन के बाद पुनर्वास हुआ नहीं, और बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मसला झारखंड के अंदर है। बाकी और जो चीजें हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक जो बेसिक एमिनिटीज की बातें हैं, जो उसका एक्सेस मिलना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं तक आम आदमी का एक्सेस नहीं हो पाना एक लोकतांत्रिक विफलता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई पानी भी नहीं मिल पा रहा है
किसी को पीने के लिए। आज झारखंड में ये हालत है, कुआं खोद के लोग पानी पी रहे हैं। ठीक है, धनबाद जैसे शहर में पानी की हालत खराब है। तो अगर बेसिक अम्यूनिटीज भी अवेलेबल नहीं है तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब फेलियर है, और इस पर तो बात होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। मतलब बात निकली है, पता नहीं कितनी दूर तक लग जाएगी। अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात यह है संजय, आपसे बात करके मतलब मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया, पढ़े लिखे लोगों का किया, अनपढ़ लोगों का भी किया, एक्सपीरियंस लोगों का किया, लेकिन किसी से बात करने के बाद बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। शुक्रिया। आपके जैसे लोगों को विधानसभा तक पहुंचना चाहिए, और विधानसभा क्या, मैं कहता हूँ लोकसभा तक पहुंचना चाहिए, जो हंसते हंसते अपनी बातों को जहां तक पहुंचनी हो वहां तक पहुंचा दे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो ये संजय मेहता थे। संजय भाई को टीवी 45 की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मैं अभिषेक भारती, टीवी 45 रांची।